अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोग्रामिंग रजिस्टर तक जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए 10 12 15 जो भी, उन सब को अब हम लोग रैप अप करेंगे और आपस में उनका कनेक्शंस कैसे करके होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, वो देखेंगे इस स्टोरी मोड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लाइक कर देना जरूर इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और शेयर भी कर देना। आगे आने वाले टाइम पे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग सीरीज भी आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम ज्यादा ना लेते हुए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर द कंप्लीट पिक्चर। ये कंप्लीट पिक्चर लिखा इसलिए है क्योंकि डिजिटल के बाद जो एक मेजर टॉपिक हमारा शुरू होता है ना, जो फोकस्ड एग्जैक्टली सीओए में होता है, वो हमारा जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, यानी जॉन वॉन न्यूमन जो थे उनका ही एक आर्किटेक्चर था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वहां से हम लोगों ने एक्चुअली स्टार्ट किया था। तो वहां से लेकर जो प्रीवियस टॉपिक प्रोग्रामिंग रजिस्टर्स तक हमने पढ़ा, इनके दरमियान बहुत सा टॉपिक पढ़ा है। तो ये सब एक कंप्लीट बिग पिक्चर में अब देखेंगे, यानी एक ही स्लाइड में हम लोग ये समझेंगे कि वॉन न्यूमन से लेके लास्ट टॉपिक तक जो हमने पढ़ा था, यानी प्रोग्रामिंग रजिस्टर, कैसे करके वो पूरा कनेक्ट होता है। फ्रॉम वॉन न्यूमन रिवोल्यूशनरी आइडिया टू मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम, द स्पार्क, यानी एक चिंगारी था। वॉन न्यूमन्स बिग आइडिया इज काइंड ऑफ अ स्पार्क, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है, एक रेवोल्यूशन वहीं से शुरू होता है। पिक्चर 1940s कंप्यूटिंग जायंट मशीन वायर टू डू ओनली वन जॉब, यानी वॉन न्यूमन जो एक था बहुत बड़ा आइडिया था, और जो पुराने जमाने में यानी 1940s के जमाने में जो कंप्यूटर था वो एक जायंट मशीन होता था, जो एक पूरा हॉल या रूम बड़ा सा जगह लेता था, जो वायर से कनेक्ट होता था और सिर्फ उसमें वायर के थ्रू ही चेंजेस हो सकता था। यानी कोई प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पर। यानी अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, तो फिजिकली वायर्स को चेंज करना पड़ता था, स्विच को दबाना पड़ता था, तब जाके एक ऑपरेशन होगा, ना कि प्रोग्राम का कोई कॉन्सेप्ट था। द रेवोल्यूशनरी आइडिया, जॉन वॉन न्यूमन प्रपोज्ड समथिंग रिवोल्यूशनरी, यानी जॉन वॉन न्यूमन ही जो थे ना, जिन्होंने एक रिवोल्यूशन कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में लाया, एक नया आइडिया को लाके। वो आइडिया क्या था? स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा इन द सेम मेमोरी सो द मशीन कैन फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप प्लान ऑन इट्स ओन। यानी एक पूरा काम करना है जो मान लीजिए 5 स्टेप्स में होता है, तो वो 5 स्टेप्स में हर स्टेप आपको फिजिकली ना करना पड़े, मशीन के अंदर या इंस्ट्रक्शन के अंदर एक ऐसा मेमोरी का कॉन्सेप्ट हो कि वो साथ में 5 स्टेप में लिख दूं, ताकि कंप्यूटर को खुद समझ में आ जाए कि पहले ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, और पूरा 5 वो खुद से करे। तो उस जमाने में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उस जमाने में मेमोरी और प्रोग्रामिंग का कोई सिस्टम नहीं था। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ही एक पहला वर्ल्ड में कंप्यूटर आया है जिसको फाउंड, जो आइडिया को हकीकत में बदला जॉन वॉन न्यूमन ने, कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा, एक ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे तो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ मेमोरी को भी रखेगा और मशीन्स को बताएगा कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना कैसे करके है। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत डिटेल से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा, 2 लिंक मिलेगा, आप उसमें से जाके चेक कर सकते हैं। द फाउंडेशन, इसका फाउंडेशन कैसे करके हुआ? दैट प्लान बिकम्स वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर द फाउंडेशन ऑफ नियरली एवरी कंप्यूटर टुडे। यानी ये जो मेन आइडिया था ना, कि कंप्यूटर खुद से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको एक मेमोरी होना चाहिए उसके पास, ये जो आइडिया था ये बेसिकली एक फाउंडेशन था कंप्यूटर साइंस के दुनिया में। और कहीं ना कहीं हर कंप्यूटर जो आज दुनिया में बनते हैं, आज तक 2025 एंड होने वाला है, आज तक जितने कंप्यूटर दुनिया में बनते हैं, कहीं ना कहीं वो इसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। और इसी वजह से ये जो आर्किटेक्चर था, इस आर्किटेक्चर का नाम ही दिया गया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, क्योंकि इसको इन्वेंट या आप बोल सकते हैं इसको फाउंड किया था वॉन न्यूमन ने। द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए आप उसको सिम्युलेट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसमें उस चीज का कंफर्मेशन होता है, कि प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये चीज आपने किया। इसको बोलते हैं पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन में है या बग हंटिंग डोमेन में है, तो आपको पता होगा कि पीओसी क्या होता है बेसिकली। द आईएसए कंप्यूटर वाज द फर्स्ट प्रूफ। अब यहाँ पर ये जो आइडिया था कि कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर करेगा और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा, इसका प्रूफ नहीं था इससे पहले। तो आईएसए जो था, सॉरी नॉट आईएसए, आईएएस जो था, वो कंप्यूटर जो लैब में बना था, वो सबसे पहला कंप्यूटर इस बात का प्रूफ था कि ये आइडिया हकीकत में है। शोइंग इंस्ट्रक्शन and data can be shared only one memory and can be fetched one after the other। यानी वहां पर इंस्ट्रक्शन डेटा को किस तरीके से शेयर कर रहा है मेमोरी के अंदर, और एक के बाद एक को फेच कर रहा है। यानी वो सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि बेल लेबोरेटरी में बना था, नो सॉरी नॉट बेल लेबोरेटरी में, उसमें जो सी बना था, सी लैंग्वेज बना था, उसमें ये होता है कि ये जो आइडिया था कि कंप्यूटर को ऐसा बनाया जाए कि उसमें एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी हो और वो खुद से एग्जीक्यूट करता रहे प्रोग्राम को, तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले जॉन
न्यूमन थे। और जब फर्स्ट कंप्यूटर उन्होंने बनाया और इसी यानी रूल्स पे जब वो उतरा तो ये पीओसी माना गया, यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इसको माना गया कि हाँ ऐसा मुमकिन है। इसमें क्या था, इसमें आर्किटेक्चर में 3 चीज जानने वाला ये था कि इसमें शेयर्ड मेमोरी था, यानी मेमोरी जो था वो शेयर होता था, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन द सेम प्लेस, यानी इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों ही सेम जगह होता था। इससे पहले हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन अलग होता है, डेटा ऑप कोड में जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन ऑप कोड में जाता है, एड्रेस एड्रेस बस में जाता है, डेटा डेटा बस में जाता है, ठीक है। तो इससे पहले ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन डेटा एक ही जगह होता था। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, ये स्टेप बाय स्टेप ही सिर्फ एग्जीक्यूट हो सकता था, नो पैरेलल एग्जीक्यूशन नथिंग। फाउंडेशन बेसिस फॉर मॉडर्न कंप्यूटर, और मॉडर्न कंप्यूटर के लिए यही फाउंडेशनल बेस था। फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू लिविंग सीपीयू, फास्ट फॉरवर्ड टू अ मॉडर्न प्रोसेसर इनसाइड सीपीयू, टू बिग फ्लॉज फ्रॉम द फेच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सब कुछ एडवांस होता गया, तो मॉडर्न प्रोसेसर के अंदर या मॉडर्न नीड्स में क्या हुआ कि सीपीयू में दो बड़ा फ्लॉज देखा गया, दो बड़ा प्रॉब्लम देखा गया फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल से रिलेटेड। वो क्या देखा गया? डेटा पाथ, द फिजिकल लाइंस, रजिस्टर, बस, एएलयू। यानी डेटा पाथ उसमें से एक होता है कि जो फिजिकल लाइन होता है जिसके थ्रू रजिस्टर, डेटा बस वगैरह वगैरह में जाया जाता है, यानी डेटा ट्रांसफर होता है। और कंट्रोल पाथ, क्या करता है? द कंडक्टर, द कंट्रोल यूनिट सीयू दैट फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड देम एंड फायर्स कंट्रोल सिग्नल। यानी डेटा पाथ में इंस्ट्रक्शन डेटा दोनों ही ट्रैवल होता है फिजिकली, और कंट्रोल पाथ में ये सब चीज को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल सिग्नल्स के द्वारा। अब कंट्रोल यूनिट डिजाइन कैसे होता है, इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया ऑलरेडी। कंट्रोल यूनिट बेसिकली दो किस्म से डिजाइन हुआ है आज तक। जो पुराना तरीका था, जो पुराना तरीके से सीयू बनता था, कंट्रोल यूनिट बनता था, वो हार्डवायर तरीके से बनता था। हार्डवायर का मतलब एक फिजिकल मशीन होता था छोटा सा, उसको फिट किया जाता था सीपीयू के अंदर, जो कि फिक्स्ड सर्किट होता है फॉर स्पीड, यानी एक फिजिकल सर्किट होता था हार्डवायर सीपीयू। उसके बाद एक और है प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम सीपीयू, यानी माइक्रो प्रोग्राम यूनिट आप ये बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है? अ टाइनी इंटरनल प्लेलिस्ट फॉर फिक्सिबिलिटी, यानी ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सामने लेके आता है, और ये वायरिंग का कॉन्सेप्ट में है। यानी इन शॉर्ट अगर आपने कुछ बना दिया, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने सर्किट्स में डायरेक्ट यानी इम्बेड किया है ना, सर्किट्स बदलना पड़ेगा आपको। लेकिन माइक्रो प्रोग्राम में क्या आप उसको अपडेट कर सकते हैं, बग फिक्स वगैरह कर सकते हैं। रजिस्टर्स एंड स्टैक, रजिस्टर्स क्या होता है? टाइनी लाइटिंग फास्ट स्पीड मेमोरी सेल्स सिट राइट नेक्स्ट टू द एएलयू टू फीड द डेटा। यानी रजिस्टर्स क्या होता है कि ये सीपीयू के अंदर ही लाइटनिंग फास्ट यानी अल्ट्रा सुपर फास्ट मेमोरी सेल्स होते हैं जो फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं, और वो एएलयू के पास ही में होते हैं, ताकि एएलयू को कोई भी ऑपरेशन लगे तो स्पीड में वो काम हो सके, इंस्टेड ऑफ सीपीयू जाए मेन मेमोरी के पास यानी रैम के पास। द स्टैक एड्स एन एलिगेंट वे टू हैंडल नेस्टेड सबरूटीन्स विद पुश पॉप एंड मैनेज स्टैक पॉइंटर। स्टैक क्या होता है? स्टैक बेसिकली मेमोरी के अंदर एक ऐसा जगह होता है जो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है, और ये मेजरली काम करता है फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, रिटर्न वगैरह करने के लिए, ठीक है। और नेस्टेड फंक्शंस वगैरह को भी ये एग्जीक्यूट करता है, संभालता है। सीपीयू स्पार्क, अब उसके बाद ये सीपीयू स्पार्क आता है। यानी सीपीयू स्पार्क से मुराद क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट एंड एड्रेसिंग। अब ये इंस्ट्रक्शन सेट एंड एड्रेसिंग क्या है? देखिए, द सीपीयू ओबेस इट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इट्स लैंग्वेज। यानी इसके बाद जो सेकंड आप बोल सकते हैं एक बड़ा काम आया, वो ये आया कि सीपीयू को अब हम लोग प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। यानी सीपीयू को एक प्रोग्रामिंग तरीके से कंट्रोल करना शुरू किए कि सीपीयू है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, एक टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, वो बेसिकली सीपीयू का लैंग्वेज होता है, और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की मदद से हम लोग सीपीयू से अपना काम करवा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर क्या होता था? वो एवरी इंस्ट्रक्शन इज अ स्मॉल बाइनरी सेंटेंस, यानी हर इंस्ट्रक्शन एक छोटा बाइनरी सेंटेंस होता था जिसमें 3 चीज जाता था। एक था ऑप कोड यानी ऑपरेशन कोड, जिसमें ये बताया जाता था कि ऑपरेशन कौन सा है, जैसे कि ऐड है, मूव है, जंप है, सबट्रैक्ट है, ये सब। दूसरा ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब ये ऑपरेशन किस चीज पे होगा, वो ऑपरेंड है। देन नाउन, रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस, यानी ऑपरेंड के अंदर रजिस्टर या मेमोरी का एड्रेस होता था। देन एड्रेसिंग बिट्स से वेयर द डेटा इज लाइव, यानी उसके बाद एड्रेसिंग बिट्स भी भेजा जा रहा था, ठीक है। इसके बाद आता है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या है? इन दोनों के ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ, राइट। तो अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीओए ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाएंगे, तो ये सब टॉपिक आपको डेडिकेटेडली मिल जाएगा। एड्रेसिंग मोड क्या होता है? एड्रेसिंग मोड आर द रेसिपीज the CPU used to locate it indication ingredients operand। मतलब क्या? मतलब ये है कि एड्रेसिंग मोड वो चीज है, देखिए सीपीयू ऑपकोड भेजता है, यानी सीपीयू को ये ऑपरेशन पहले जानना होता है कि भाई ऑपरेशन करना क्या है, उसके बाद उसको ऑपरेंड जानना होता है कि भाई ऑपरेंड है कहाँ पर ये बता दो, और उसके बाद एड्रेसिंग बिट जानना होता है। तो ये जो ऑपरेंड जानना है ना कि ऑपरेंड कहाँ है, तो वो कहाँ है अगर आप जान भी गए ना, लेकिन आपको लेना कैसे है, यानी वो ऑपरेंड मेमोरी में है, तो किस तरीके से लेना है, यानी लेने का बहुत सा तरीका है। तो वो जो लेने का तरीका है ना, उसको एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमने लिखा है कि एक्सेस मोड्स आर द रेसिपीज द सीपीयू यूज्ड टू लोकेट इट्स इंग्रेडिएंट्स ऑपरेंड, यानी ये ऑपरेंड को लेने के लिए कैसा लेना है उसको ये बताता है एड्रेस मोड। तो एड्रेस मोड के ऊपर भी डिटेल डिस्कस किया हुआ हमने ऑलरेडी। इमीडिएट एड्रेस मोड एक होता है जिसमें वैल्यू इंस्ट्रक्शन के साथ ही होते हैं, यानी यहीं पर वैल्यू जाएगा इंस्ट्रक्शन के साथ। दूसरा होता है डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट एड्रेस मोड क्या होता है? एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस इन द लोकेशन, यानी ये ऑपरेंड में आपको डायरेक्ट लोकेशन मिलेगा, इस लोकेशन में जाओगे एड्रेस मिल जाएगा। एक होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एड्रेस आपको मिलेगा ना, उस एड्रेस में जब आप जाएंगे तब आपको एक्चुअल एड्रेस मिलेगा, यानी घुमा के। इसके बाद रजिस्टर्स
होता है, रजिस्टर क्या होता है, ऑपरेंड इन द सीपीयू रजिस्टर। इंडेक्सेस क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट, ठीक है। और ये सब टॉपिक हमने डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। स्टैक क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक इज द ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड अगर आप स्टैक में डाल दे तो वो टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर हमने डिटेल डिस्कस किया, डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग यही पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो काम करेगा, जो कर सकता है, वो किस तरीके से, किस फॉर्मेट और किस स्ट्रक्चर में करेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाइज हाउ दोज ऑपकोड्स एंड ऑपरेंड्स आर पैक्ड इनटू बिट फॉर क्विक डिकोडिंग, बैलेंसिंग बिटवीन फिक्स्ड लेंथ, इजी टू डिकोड एंड वेरिएबल लेंथ, कॉम्पैक्ट बट स्ट्रिक्टर। यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली ये करता है ना कि मान लीजिए आपने इंस्ट्रक्शन दिया, पूरा जो आईएसए है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, वो काम कैसे करता है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका काम कैसे करना। फॉर्मेट से मुराद ये कि जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी ऑपरेंड, जो भी वैल्यू हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में देते हैं, उसको सीपीयू तो डायरेक्ट समझ नहीं सकता, क्योंकि सीपीयू को 0 1 समझ में आता है, और आईएसए के अंदर हम लोग 0 1 तो नहीं देते। जैसे कि यहाँ पर ये आईएसए का कोड है, ऐड मूव, तो ये 0 1 तो नहीं है ना, तो इसको डिकोड करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक्चुअली में यही डिस्कस करता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लोग यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये बाइनरी में जा रहा है। एक्चुअली में सीपीयू को ये समझा कैसे रहा है, बाइनरी में डिकोड करके। इसके बाद मूविंग एंड शेपिंग डेटा, यानी डेटा को मूव करना और उसमें कोई मैनिपुलेशन करना। विद द लैंग्वेज डिफाइंड द सीपीयू परफॉर्म डेटा ट्रांसफर एंड डेटा मैनिपुलेशन। अब जो लैंग्वेज आ गया हमारे पास आईएसए, उसके मदद से वो डेटा को ट्रांसफर भी कर सकता है, यहाँ से वहाँ मूव भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। डेटा ट्रांसफर, अब डेटा ट्रांसफर क्या होता है, जैसे कि लोड करना हो डेटा, स्टोर करना हो डेटा बिटवीन मेमोरी रजिस्टर्स, रजिस्टर्स मूव, आईओ ट्रांसफर, यानी मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी या आईओ से, ऐसे ही वाइस वर्सा डेटा ट्रांसफर करना हो तो ये डेटा ट्रांसफर करता है। डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, एंड, शिफ्ट, रोटेट वगैरह वगैरह, ये डेटा मैनिपुलेशन होता है। इंटरनल बसेस, इंटरनल बसेस क्या होता है, दीज 3 ऑपरेशन लेवल ओवर द सीपीयू इंटरनल बसेस, यानी डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, लाइंस दैट आर द सिटीज हाईवे, यानी ये सब जो ऑपरेशन होता है ना, ये सब ऑपरेशन इंटरनल बसेस में होता है, जो कि मेजरली एक डेटा बस होता है, एक एड्रेस बस और एक कंट्रोल बस होता है। डेटा बस में डेटा जाएगा, एड्रेस बस में एड्रेस जाएगा, कंट्रोल बस में कंट्रोल सिग्नल्स और पल्स जाएगा, जो एक्चुअल में कंट्रोल करेगा सब चीज को। सिस्टम लेवल कम्युनिकेशन, आउटसाइड द सीपीयू द सेम बस कॉन्सेप्ट एक्सटेंड टू द सिस्टम लेवल, यानी ये तो इंटरनल सीपीयू का बात हो रहा है ना, लेकिन सीपीयू के बाहर भी तो मदरबोर्ड में और भी कंपोनेंट लगे होते हैं ना हमारे पास, तो वो भी तो कम्युनिकेट करते हैं आपस में। जाहिर सी बात, अगर आपने एक एक्स्ट्रा एसएसडी लगाया तो एसएसडी सीपीयू के अंदर तो नहीं है ना, वो मेमोरी से रिलेटेड है, वो एक अलग एक्सटर्नल चीज है, लेकिन वो भी बात तो कर रहा होता है ना सीपीयू से। आपको कोई सामान चाहिए, आप एक्सेस करते हैं उसी सीपीयू के थ्रू, तो वो होता है सिस्टम लेवल कम्युनिकेशन, यानी आउटसाइड सीपीयू सम सेम बस कॉन्सेप्ट एक्सटेंड टू द सिस्टम लेवल, यानी सीपीयू के बाहर भी जो बस का कॉन्सेप्ट है ना, वो सेम काम करता है एक दूसरे में ट्रैवल करवाने के लिए। जैसे कि आईओ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है आईओ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो आप वीडियोस देख सकते हैं। उसपे हम पढ़ते हैं कि लेट द प्रोसेस टॉक टू डिस्क, स्क्रीन और नेटवर्क थ्रू प्रोग्रामिंग आईओ इंटरप्ट और डीएमए, यानी यहाँ पर ही बहुत सा तरीका होता है कि आईओ ऑर्गेनाइज करने के लिए कि आप सीपीयू से किस तरीके से एफिशिएंटली बात कर सकते हैं, जो हम लोग आईओ ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है बस आर्किटेक्चर, इसके ऊपर हमारा डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं डेडिकेटेड इन डिटेल। अगर आपको पढ़ना है बस आर्किटेक्चर क्या होता है, कितना टाइप का होता है, वो सब हमने वहाँ डिस्कस किया है। तो बस आर्किटेक्चर में हम लोग बुनियादी तौर पर पढ़ते क्या है, बस का विड्थ कितना है, बस का स्पीड कितना है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, डिसाइड्स हाउ स्मूथली बिट्स फ्लो बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस, यानी बस का विड्थ और स्पीड और आर्बिट्रेशन, यानी आर्बिट्रेशन के जो प्रोटोकॉल्स आ जाता है बस का, वो सब डिसाइड करता है कि कितना स्मूथली जो बस है वो डेटा को फ्लो करवा सकता है बिटवीन सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके बाद आता है फीडिंग द बीस्ट, फीडिंग द बीस्ट का मतलब मेमोरी हायरार्की, यानी इसके बाद आता है मेमोरी के ऊपर, यानी सीपीयू का काम तो यहाँ तक कवर हो चुका पूरा, अब मेमोरी के ऊपर हम लोग आके हैं। तो टू कीप फेच एग्जीक्यूशन इंजन फ्रॉम स्टार्विंग रजिस्टर्स 1 और 2 साइकिल्स होल्ड इमीडिएट वैल्यू। अब देखिए रजिस्टर्स हमें पता है कि इमीडिएट वैल्यू होल्ड करता है, वो सबसे फास्ट है, इसीलिए वो सबसे पहला लिखा हुआ और सीपीयू के सबसे ज्यादा करीब है। सीपीयू के जो नेक्स्ट करीब है, यानी सीपीयू को अगर रजिस्टर में कुछ ना मिले तो वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, वो कैशेस में जाएगा, कैशेस, ठीक है, ये मेमोरी के अंदर होता है कैशेस। अब ये कैशेस क्या होता है, कैशेस में भी लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे पहले लेवल 1 में जाएगा, जो सेकंड नंबर में सबसे फास्ट है, देन 2 एंड देन 3। वो क्या करता है, कीप्स फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन डेटा क्लोज, यानी जो फ्रीक्वेंटली बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा या इंस्ट्रक्शन है ना, वो कैश के अंदर वो रखता है। इसके बाद आता है मेन मेमोरी, जो रैम हम लोग कहते हैं। वो क्या करता है, स्टोर्स रनिंग प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम अगर कंप्यूटर में चल रहा है सब चीज को यही होल्ड करता है, ठीक है। हम लोगों ने अब तक सिर्फ रजिस्टर्स पढ़ा है, कैश, मेमोरी, सेकेंडरी ये सब नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट टॉपिक से ही हम लोग मेमोरी को इन डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज हमें पता है एचडीडी और एसएसडी होता है, होल्ड्स एवरीथिंग लॉन्ग टर्म, यानी कोई भी चीज को अगर सेव आपको हमेशा के लिए कंप्यूटर में रखना है तो आप एसएसडी या एचडीडी में रखते हैं। कोई भी प्रोग्राम जब आपके कंप्यूटर में चल रहा हो, करेंटली चल रहा हो, तो वो रैम पे ही स्टोर होगा, जैसे कंप्यूटर ऑफ करते हैं वो रैम से उड़ जाता है, ठीक है। यानी परमानेंट स्टोरेज, इसको टेम्परेरी स्टोरेज भी कह देते हैं। द कोर सीओए डिजाइन चैलेंज, द हायरार्की बैलेंस स्पीड वर्सेस कॉस्ट, अ फंडामेंटल ट्रेड ऑफ इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन। फास्ट मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव, सो वी यूज अ pyramid with small amount of fast memory and large memory of slower memory। क्या मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि देखिए अगर हम लोग ये वाला मेमोरी को, रजिस्टर को ही बहुत ज्यादा बड़ा बना ले, रजिस्टर बहुत छोटा होता है,
बिट्स में, केबीपीएस में होता है रजिस्टर, ठीक है, या बाइट्स में होता है, बहुत छोटा होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है भाई इतना छोटा होता है, अगर इतना फास्ट है, इतना मतलब टॉप लेवल पे काम करता है, तो फिर इसको बड़ा बना लो ना, इसी को एक आध जीबी बना लो। तो नहीं, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एक्चुअली में ये हायरार्की जो है ना, ये बैलेंस करता है स्पीड और कॉस्ट को, क्योंकि अगर द फंडामेंटल ट्रेड ऑफ ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अब देखिए फास्ट मेमोरी इज एक्सपेंसिव, यानी सबसे ज्यादा इनमें से जो एक्सपेंसिव आएगा ना, कॉस्टली आएगा, वो रजिस्टर्स है, जो कि कुछ बिट्स का होता है, कुछ बाइट्स का होता है, या कुछ केबीपीएस का, केबी का होता है, ठीक है, किलो बाइट्स का होता है, ये सबसे एक्सपेंसिव होता है। सो वी यूज पिरामिड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट मेमोरी एंड लार्ज मेमोरी एंड स्लो, यानी तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर साइज छोटा कर लेते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाता है, कॉस्ट कमता है, तो साइज हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, एफिशिएंट मेमोरी हायरार्की डिजाइन कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस बाय कीपिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इन द फास्टेस्ट मेमोरी लेवल्स, यानी जाहिर सी बात है, ये मेमोरी हायरार्की जो ये एवं नहीं बना दिया गया, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है अगर आप इसको आगे पीछे करें तो। जाहिर सी बात है, ये एक पर्टिकुलर रीजन से सेट हुआ है, और जब मेमोरी वाले टॉपिक में हम लोग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा डिटेल में। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, सीओए मैप, अब ये काइंड ऑफ एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा, देखिए मैंने हाईवे में एक डिटेल मैप बनाया। तो सबसे पहले क्या आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, एक सब्जेक्ट आता है आपके सामने कि भाई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट है। जब आप आगे पढ़ते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट क्या है, तो आपको मालूम चलता है ओवरऑल सिस्टम डिजाइन, यानी ओवरऑल एक पूरा कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपको डिजाइन करना है, तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है, यानी सिर्फ इस सब्जेक्ट को नहीं, बट ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है उसको करने के लिए। सेकंड चीज आपको जानना जरूरी है सब्जेक्ट के अंदर की, भाई ठीक है मुझे सिस्टम तो बनाना है, लेकिन सबसे पहले बना हुआ सिस्टम को तो समझे, तभी तो बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जो सिस्टम बनाया है वॉन न्यूमन फाउंडेशन, वो हम लोग पढ़ते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट लाता है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी इससे पहले प्रोग्राम को स्टोर करने पे कॉन्सेप्ट नहीं था, ये पहला कंप्यूटर था जहां पर एक कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद अब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्यूटर को समझने स्टार्ट करती, क्योंकि वो पहला ही कंप्यूटर था ना, जो बेसिस ऑफ फाउंडेशन आज के कंप्यूटर के लिए हमें ऑलरेडी पढ़ा ये चीज। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज था, उस पर सबसे पहले सीपीयू था। हर कंप्यूटर का, हर लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीपीयू ही होता है, इसीलिए आप देखिए कंप्यूटर, ये बेसिकली वॉन न्यूमन फाउंडेशन जो है ना, ये एक आप बोल सकते हैं दुनिया का पहला कंप्यूटर है, ठीक है, ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है। अब दुनिया का पहले कंप्यूटर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सीपीयू को पढ़ेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सीपीयू को हमने उसके बाद पढ़ा, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमने ये देखा कि कंट्रोल यूनिट, सीपीयू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट दो किस्म का होता है, पहले हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट बनाया जाता था, और अभी के टाइम पे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है। ये करता क्या है, डायरेक्ट एवरी सिग्नल्स, यानी पूरा का पूरा कंप्यूटर में, पीसी में जो सिग्नल्स जाता है कि करना किसको क्या है, वो इसी को संभालता है। यानी कंप्यूटर का हार्ट है सीपीयू, सीपीयू का हार्ट है कंट्रोल यूनिट। समझ में आया, कंट्रोल यूनिट ही सब चीज को कंट्रोल करता है एक्चुअली में। अब यहाँ पर क्या आता है, एक और चीज, डेटा पाथ, एएलयू रजिस्टर इंटरनल बसेस, यानी अब ये जो कंट्रोल करता है, किसके मदद से कंट्रोल करेगा, सिग्नल्स कैसे भेजेगा, डेटा कैसे भेजेगा, तो वो डेटा पाथ की मदद से। फिजिकल प्रोसेसिंग पाथवे, तो फिजिकली जो किस कंपोनेंट को कौन सा काम करना है, कंट्रोल यूनिट ये इन बसेस के थ्रू बताता है। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, सीपीयूज लैंग्वेज एंड कैपेबिलिटी। अब देखिए इतना काम जो सीपीयू करता है या सीयू करता है मोर स्पेसिफिकली, वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसे करता है या वो कितना कर सकता है। तो वो कैसे करता है और कितना कर सकता है, ये चीज डिफाइंड ही आईएसए के अंदर होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में होता है, जो कि सीपीयू का लैंग्वेज है, और सीपीयू का हार्ट क्या है, सीयू। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड। अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर तो हमें पता चल गया कि भैया ये इंस्ट्रक्शन होगा, और इस इंस्ट्रक्शन के बेस पे ये कैपेबिलिटी होगा हमारे सीपीयू का, और कंट्रोल यूनिट भी इसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेसिंग मोड क्या होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लोग ये समझते हैं, इससे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया, वो तो डायरेक्ट कंप्यूटर समझ नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो 0 1 में इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे हैं, तो उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो उसको डिकोड करने का स्ट्रक्चर और वो कैसे करके डिकोड होगा, ये हम लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। और एड्रेसिंग मोड में ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से सीपीयू एड्रेस करता है, यानी किस तरीके से अगर उसको कोई भी काम करना हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो वो करेगा कैसे करके, उसका प्रोसेस क्या होगा, जो कि कहाँ लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर लिखा होता है। हाउ इंस्ट्रक्शन आर स्ट्रक्चर एंड द डेटा इज एक्सेस। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग क्या देखते हैं, इंस्ट्रक्शन को कैसे बनाया गया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और डेटा एड्रेसिंग मोड में क्या देखते हैं, डेटा एक्सेस कैसे होता है, यानी सीपीयू कैसे एक्सेस करता है। इसके बाद डेटा हैंडलिंग ट्रांसफर मैनिपुलेशन। अब जाहिर सी बात है, जब सीपीयू डेटा को एक्सेस कर लिया, इतना सब ऊपर में झोल झाल के बाद जब सीपीयू एक्सेस फाइनली कर लिया, तो भाई वो दोनों में से कोई काम करेगा, या डेटा को ट्रांसफर करेगा, या डेटा को मैनिपुलेट करेगा, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर आता है एक्चुअल अरिथमेटिक एंड लॉजिक वर्क, यानी सीपीयू के अंदर जो दूसरा पार्ट है, तीन ही पार्ट है ना, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स और एएलयू है। एएलयू अब जाके काम करेगा, इससे पहले एएलयू काम ही नहीं कर सकता था। समझ में आया अब आपको, अब एक्चुअली एएलयू काम स्टार्ट होगा। तो ये इसलिए फोर्थ टॉपिक में, यानी अब सीपीयू के पास कंट्रोल पूरा आ गया, सीपीयू का एक्सेस पूरा कंप्यूटर में है। तो अब सीपीयू को कोई काम करना है, डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन, तो डेटा मैनिपुलेशन के लिए वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद आता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, सेल मैनेजमेंट एंड टेम्परेरी स्टोरेज। अब जब ये कंप्यूटेशन करेगा,
सीपीयू, सीपीयू के पास कंट्रोल आ गया। अब ये कंप्यूटेशन जब वो करेगा, ये मैनिपुलेशन जब वो करेगा, ये ट्रांसफर जब वो करेगा, तो उस वक्त उसको कुछ मेमोरी को होल्ड भी करना होता है। डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि हर जगह वो एक फ्लो में ट्रांसफर कर दे, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, क्यों ये जरूरत पड़ता है। डेटा ट्रांसफर में बफर मेमोरी वगैरह हमने पढ़ा था, राइट। तो उस वक्त क्या होता है कि उसको एक जगह चाहिए टेम्पररी, कुछ सेकंड्स, नैनो सेकंड्स के लिए डेटा होल्ड करने के लिए। तो वो जो जगह है वो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन देता है। स्टैक आगे बोलता है, स्टैक क्या है, मेमोरी के अंदर एक जगह होता है। तो यहाँ पर फिर स्टैक का काम में आता है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आता है। ये क्या करता है, ये टेम्पररी स्टोरेज को होल्ड करता है जब तक ट्रांसफर पूरा ना हो जाए, जब तक मैनिपुलेशन पूरा ना हो जाए, जब तक कैलकुलेशन पूरा ना हो जाए। जैसे ये काम हो जाता है, स्टैक खाली हो जाता है दोबारा से, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग अब देखिए किस तरीके से हायरार्की लेवल पर चल रहे हैं ना, एक एक काम आ रहा है तो एक एक प्रॉब्लम भी आ रहा है। अब देखिए, अब सीपीयू के पास कंट्रोल भी आ गया, सीपीयू कनेक्ट भी कर सकता है, सीपीयू का कैपेबिलिटी भी पता चल गया, सीपीयू डिकोड भी कैसे कैसे ये भी मालूम चल गया। जब ये सब कर लिया तो सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू डेटा ट्रांसफर भी कर सकता है और डेटा मैनिपुलेशन भी कर सकता है, ऑपरेशन भी कर सकता है। अब जब ये काम करेगा तो सीपीयू को एक स्टोरेज चाहिए, स्टैक आके उसको ये स्टोरेज भी दे देता है। उसके बाद क्या होता है, सिस्टम इंटरफेस, आईओ एंड बस आर्किटेक्चर। जाहिर सी बात है, अब जब ये सब काम सीपीयू कर दिया, सीपीयू को मैंने एक ऑपरेशन दिया या डेटा ट्रांसफर कर दिया, सीपीयू ने सब कर दिया, तो भाई सीपीयू अपने पास थोड़ी रखेगा करके। जाहिर सी बात है, ये सब ऑपरेशन हम लोग करवाते क्यों है, ताकि हम लोग को देखना है। आप अगर कैलकुलेटर ऑन करके कैलकुलेट करते हैं तो उसका कैलकुलेशन का रिजल्ट देखना होता है ना, तभी तो कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ नंबर देके छोड़ थोड़ी देते हैं। तो वो जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा आउटपुट डिवाइस में। अगर आप कुछ प्रिंट करें तो प्रिंटर में दिखेगा, अगर आप कुछ गाना सुन रहे हैं तो आपको हेडफोन में या माइक में सुनाई देगा, यानी बर्ड में सुनाई देगा। अगर आप मॉनिटर इस्तेमाल करेंगे तो डिस्प्ले होगा। तो जाहिर सी बात है कि सब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया आईओ ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो सीपीयू काम किया अब तक, वो काम आउटपुट डिवाइस तक पहुंचेगा कैसे करके भाई, तो वो पहुंचता है बस आर्किटेक्चर की मदद से। यानी इतना काम जो सीपीयू ने अब तक किया, अब ये मुझे चाहिए भी ना, मेरे लिए तो किया है, मैंने ही तो बताया सीपीयू को भाई ये करो, तो अब सीपीयू मुझे देगा कैसे करके, मुझे आउटपुट डिवाइस में चाहिए। अब मैंने बोल दिया 2+2 करो, तो अब मैं प्रिंट तो नहीं करूंगा ना 2+2, मुझे मॉनिटर में देखना है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो सीपीयू कैसे करके मॉनिटर में दिखाएगा वो चीज जो उसने किया है। तो पहली बात, मॉनिटर क्या है, आईओ डिवाइस। तो मॉनिटर तक कैसे दिखाएगा सीपीयू, बसेस के थ्रू। तो कम्युनिकेशन हाईवे इनसाइड एंड आउटसाइड द सीपीयू, क्योंकि ये सीपीयू के बाहर है ना। इनसाइड सीपीयू क्या हो गया, ये हो गया एड्रेसिंग मोड इनसाइड सीपीयू में, और आउटसाइड सीपीयू क्या हो गया, ये यानी बसेस जो है वो इनसाइड सीपीयू भी चलता है, आउटसाइड सीपीयू भी चलता है, ठीक है। और इसके बाद आता है मेमोरी हायरार्की, यानी इसके इतना सब हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं कि भाई स्पीड वर्सेस कॉस्ट, पिरामिड, फीडिंग, प्रोसेसर वगैरह वगैरह, यानी काम कर रहा है अब कंप्यूटर। अब हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव और दीगर चीजों की तरफ जाते हैं। तो यहाँ तक इतना कंप्लीट टॉपिक जो हमने स्टार्टिंग से, जैसे मैंने कहा था कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से लेके हम लोग प्रोग्रामिंग रजिस्टर तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आके प्रोग्रामिंग रजिस्टर लगभग खत्म हो जाता, ठीक है। तो ये हमने अब तक, आप बोल सकते हैं, इस पूरे डिटेल वीडियो में पढ़ा है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। द जर्नी फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर, यानी ये आप देखिए ना, ये पूरा सॉफ्टवेयर था ना, कंप्लीट कंप्यूटर डिजाइन है, यहाँ से लेके पूरा हार्डवेयर तक कैसे करके गए। एवरी हाई लेवल प्रोग्राम, वेदर अ वेदर ऐप और अ Quran रीडर, डिसेंट दिस लैडर, यानी जितना भी एप्लीकेशन हो, जो भी सॉफ्टवेयर हो, जो कुछ कंप्यूटर में आपको दिख रहा हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, कुछ भी गेम, एनीथिंग इन द कंप्यूटर यू सॉ, ये पूरा का पूरा हायरार्की वो फॉलो करता है और उसी तरीके से करता है जैसे मैंने बताया, ठीक है। हाँ, इस पे कुछ चेंजेस, अगर आप बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस होगा स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो फॉर्मेट है ना, एक के बाद एक, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है, हर दुनिया कंप्यूटर में। तब देखिए, सॉफ्टवेयर के बाद आईएसए, आईएसए के बाद कंट्रोल सिग्नल्स, उसके बाद डेटा ऑपरेशन, बसेस एंड देन मेमोरी एंड आईए, ठीक है। क्विक रिकैप, आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आइडिया, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का आइडिया पढ़ा, जो कि बर्थ ऑफ स्टोर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, यानी इसका स्टोरी में मेन रोल क्या था। मेन रोल जॉन वॉन न्यूमन का ये था कि भैया, और आईएसए का क्या था कि स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट देना दुनिया को, इससे पहले वो नहीं था। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूशन क्या था, जो जॉन वॉन न्यूमन में था, यानी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में था। इसका काम और इसका मेन रोल प्ले ये था यूनिवर्सल सीपीयू रिदम, यानी दुनिया का हर सीपीयू फिर इसी साइकिल पे काम करता है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल पे, और इसके हमने डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बाद एक आता है कंट्रोल यूनिट, इसमें दो पॉइंट आता है, हार्डवेयर और माइक्रो कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, डायरेक्ट एवरी सिग्नल, हर सिग्नल को ये डायरेक्ट करता है। हार्डवेयर आज के जमाने में भी इस्तेमाल होता है एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह में, इसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया, आप वीडियो देख सकते हैं। माइक्रो प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले, अभी तक हम लोग नहीं पढ़े। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन सेट एंड एड्रेसिंग मोड। ये वाला आइडिया क्या परफॉर्म करता है, इसका मेन रोल ये होता है कि ये सीपीयू का लैंग्वेज और डेटा फाइंडिंग कैसे करेंगे, यानी सीपीयू को कैसे, सीपीयू का लैंग्वेज क्या है जिसको सीपीयू समझता है, और सीपीयू डेटा को फाइंड कैसे करेगा वो देखते हैं। इसके बाद आइडिया आता है रजिस्टर और स्टैक का। इसका आइडिया इसलिए बना, इसका मेन काम है रजिस्टर का आइडिया, यानी स्टैक का ये होता है कि फास्ट लोकल स्टोरेज एंड कॉल मैनेजमेंट, यानी कॉल मैनेजमेंट के लिए और स्टोरेज के लिए स्टैक का इस्तेमाल कॉल मैनेजमेंट के लिए मेजरली होता है, रजिस्टर का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए मेजरली होता है। इसके बाद आता है डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन। इसका आइडिया इसलिए आता है ना कि एक्चुअल अरिथमेटिक लॉजिक वर्क, जाहिर सी बात है एक्चुअल मैनिपुलेशन भी तो करना है ना, इतना सब कुछ करने के बाद। इसके बाद आइडिया आता है बसेस एंड आईओ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम ये होता है कम्युनिकेशन हाईवे इनसाइड एंड आउटसाइड सीपीयू, यानी सीपीयू के अंदर
हैंडलर और सीपीयू के बाहर किस तरीके से डेटा अक्रॉस जाएगा और किस तरीके से एक दूसरे से वो बात कर सकते हैं, ये मेजर पार्ट होता है। और मेमोरी हायरार्की में इसका आइडिया क्या है? इसका मेजर आइडिया है स्पीड वर्सेस कॉस्ट पिरामिड फीडिंग द प्रोसेसर। यानी इस तरीके से मेमोरी को सेटअप करो कि स्पीड और कॉस्ट दोनों बैलेंस हो जाए। तो फाइनली कंप्लीट पिक्चर अंडरस्टैंडिंग दिस लेयर एंड हाउ दे कनेक्ट गिव्स यू अ कंप्लीट व्यू ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर फ्रॉम द revolutionary John von Neumann idea to a complex system that powers our digital world. आई होप कि आपको ये वीडियो मजा आया होगा और समझ में आया होगा, आपने कनेक्ट किया होगा पूरा चीज को जो हमने प्रीवियसली पढ़ा और अब पढ़ा। अगर वीडियो समझ में आया और पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और कमेंट जरूर करते जाना।